हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी का अभिनंदन है, सबका स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। आज मैं आप लोगों के सामने नारी अपनी गरिमा को जाने और नारी को आज के समाज में आगे बढ़ना चाहिए और नारी का किस प्रकार से हमारे समाज में योगदान है और नारी शक्ति आज से 50 साल पहले और इस समय नारी के स्वाभिमान में, नारी के कार्यों में, नारी द्वारा अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों में जिस प्रकार से सहभागिता बढ़ी है वह वास्तव में सराहनीय है। आज नारियों ने सभी क्षेत्रों में अपने वर्चस्व को बढ़ाया है और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर नारी का योगदान नहीं है। आज से 50 साल पहले नारियों के लिए एक सीमित स्थान होता था समाज में और सीमित विचारधारा होती थी। उनके प्रति लोगों में एक प्रकार के हर जगह अंकुश लगाने की भावनाएं थीं। लेकिन आज नारी पुरुष से कई गुना आगे बढ़ चुकी है और काफ़ी सम्मान की सूचक हो गई है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो और सामाजिक क्षेत्र हो या वैज्ञानिक क्षेत्र हो या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, तो और चाहे हमारे रक्षा का क्षेत्र हो, यानी हर जगह, या खेती का क्षेत्र हो, गायन बजायन का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में नारी का योगदान इस समय अवर्णीय हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर से नारियों को जगाने के लिए और अधिक उत्थान करने के लिए नारी को अपनी गरिमा के बारे में ज्ञान होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें हरदम अपने को तैयार रखना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है। आज के मानव समाज में, आज के सामाजिक परिदृश्य में इस प्रकार की भावना, इस प्रकार से आगे बढ़ने की अनेक प्रकार की प्रेरणा हमको मिल रही है और नारी भी उसका फ़ायदा उठा रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। दोस्तों, यदि हम किसी परिवार के सुख शांति और उन्नति का अनुमान लगाते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस परिवार की स्त्रियों का मूल्यांकन करना परम आवश्यक हो जाता है। यानी स्त्रियों का, उनकी दशा कैसी है, ये परिवार कैसा है, इस परिवार की भूमिका कैसी होनी चाहिए, ये हमको नारियों के द्वारा पता चलता है। नारियों का मूल्यांकन अगर हम सही तरीके से कर सकेंगे तो उस परिवार का हम मूल्यांकन आराम से कर सकते हैं। नारी संवेदना, करुणा, ममता की मूल स्रोत होती है, ये सब लोग जानते हैं, आदिकाल से भी यह है। लेकिन धीरे धीरे नारियों का सम्मान समाज में बढ़ने लगा। इस प्रकार के परिदृश्य पैदा हुआ, इस प्रकार के कार्य नारियों ने किए कि वह लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ मुकाबला करके आगे बढ़ रही हैं। स्त्रियाँ यदि अशिक्षित या अनपढ़ और आज़ाद हो, यानी अशिक्षित होगी, अनपढ़ होगी, तो निश्चित ही है वह उनके बच्चे पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। और अगर कोई भी स्त्री शिक्षित होगी, अच्छे विचारधारा होगी, शिष्ट होगी, आगे को बढ़ेगी, तो उसका प्रभाव उनके बच्चों पर, उनके संस्कारों पर, उनके व्यवहारों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। श्रेष्ठ नारी जो होती है दोस्तों, श्रेष्ठ, स्वाभिमानी, संतुष्टि, सुखी परिवार के लिए नारी जीवन का चतुर्मुखी विकास आज की आवश्यकता है। अगर हम नारी का वास्तव में चतुर्मुखी विकास करेंगे, निश्चित ही हमारा
देश ही नहीं, परिवार ही नहीं, समाज सब हम लोग आगे बढ़ेंगे विश्व स्तर में। वो आज जो जिस प्रकार से नारियाँ अपना नाम कमा रही हैं, इसमें चतुर्मुखी वृद्धि होगी, यानी चहुंदिशी वृद्धि होगी। कोई भी परिवार होता है, प्रत्येक भारतीय की गंभीरता हमारे भारतवर्ष की, यानी हमारे भारतवर्ष की नारी में इतना गुण है कि उनके अनुभव और उनके जो कार्य हैं और जो उनकी सादगी है, तो वह उनके व्यक्तित्व से अपने आप झलकता है। यानी उनके संस्कार पहले से ही बहुत ही इस प्रकार के हैं। इसीलिए रामचरितमानस में सीता जी का, वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में सीता जी का वर्णन किया है और एक आदर्श नारिका के रूप में उनको माना गया है। जब रावण के द्वारा उनका अपहरण किया गया था, तो भगवान ने उन्हें देखने के लिए लक्ष्मण से कहा था कि स्वयं, यानी सायंकाल हो रहा है, सायंकाल का समय है, जब वो कहीं नहीं मिली तो सायंकाल का समय है, सीता जी को यानी जलागम, जल के किनारे खोजना चाहिए, क्योंकि उनको जो है, यानी उनको जलागम करने की आदत है, संध्या वंदन करने की आदत है। तो उन्होंने उनको कहा कि हम नदी किनारे उनको ढूंढते हैं। तो इस प्रकार के, यानी नारी का आत्मीय स्तर पुरुष से कतई कम नहीं होता है, उनमें भी इस प्रकार के भाव होते हैं। तो ये रामचंद्र जी ने सीता जी के बारे में जाना, यानी उस समय से अभी तक, यानी संध्या बंदन करना नारी के मस्तिष्क में पहले से था। सीता जी ने अपने आदर्शों से हर जगह, पूरे रामचरितमानस का अगर हम प्रकरण देखते हैं दोस्तों, तो सीता जी का चरित्र आदर्श नारी के रूप में झलकता है। उन्होंने हर जगह अपनी मर्यादा का पालन किया और इसी प्रकार जितनी भी हमारे देश में नारियां पैदा हुई हैं, उन्होंने हर जगह, चाहे वह पुराने राजाओं के क्षेत्र में हो, झांसी की रानी हो या मीराबाई हो, और अनेक प्रकार के जो उदाहरण हमारे मिलते हैं, तो उनकी आदर्शता, वह आदर्शता के प्रतीक थे। तो उनमें शक्ति के भाव थे और उन्हीं शक्ति को आज नारियों ने साकार रूप परिणित किया है दोस्तों। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, मैंने, जैसे आपने देखा होगा, शिवाजी के पिताजी थे मुस्लिम शासक के एक वेतनभोगी कर्मचारी थे, मुस्लिम शासक के वेतनभोगी कर्मचारी थे शिवाजी के पिताजी। मैंने एक जगह पढ़ा, वह उनकी माता जीजाबाई के संस्कार बहुत ही अच्छे थे, जिनके शिवाजी को महान बनाया। उसी प्रकार हमीर देव के पिता में सभी सामंतवादी सुसंस्कार थे और उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तित्व मिला। इनमें उनकी माँ की भूमिका प्रमुख थी। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य के बारे में हमने पढ़ा है, सन्यासी पीछे बने, पहले उन्होंने मनोभूमि के आध्यात्मिकता की शिक्षा माता के अंक से ही सीखी थी। और विश्व विजेता नेपोलियन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि पिता साधारण सिपाही थे, उनके अंतःकरण में अज्ञेय संकल्प शक्ति का बीज उनकी माँ ने ही आरोपित किया था। इस प्रकार के उदाहरण हमारे पुराने जो हमारी नारियाँ पैदा हुई उनसे हमें प्राप्त होते हैं। यह तो माताओं की बात हुई, यानी माताओं ने क्या कार्य किए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पुरुष के निर्माण में दोस्तों, इस बात को याद रखना, किसी भी पुरुष के निर्माण में नारी का योगदान सहधर्मिणी और धर्मपत्नी स्वरूप उससे कम गरिमायुक्त नहीं होता है, यानी बहुत ही गरिमायुक्त होता है। एक पुलिस कोतवाल के बिगड़े हुए बेटे, जैसे मुंशीराम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्हें छोटी उम्र से ही अनेक प्रकार की जुआ, शराब और दुर्गुण विरासत में जैसे मिल गए थे, इतना ऐसे हो गए थे, किंतु अपने पवित्र आचरण के कारण आर्य समाज के जो मनीषी थे, विद्वान थे के रूप में ढालने वाली उनकी पत्नी ही थी। उनकी पत्नी ने ही उनको ऐसी शिक्षा दी जिससे वह उनका जीवन में परिवर्तन हो गया। सरदार
चूड़ामन थे को कौन सब लोग जानते हैं। यदि उनकी सहधर्मिता और अनेक प्रकार के राष्ट्र, जाति और संस्कृति के लिए मर मिटने का प्रण जो उन्होंने प्रण प्रतिज्ञा की थी, दुर्गा भाभी की पवित्र प्रेरणाओं से सरदार भगत सिंह को इतिहास प्रूफ बना दिया गया और वीर बहन उत्तरा ने शंख जैसे कायर भाई को महान योद्धा बनने का पथ प्रशस्त किया। यानी उनका भी पथ प्रदर्शन नारी के द्वारा ही किया गया। तो ये उदाहरण इस बात के प्रमाण है दोस्तों कि पारिवारिक जीवन में पुरुष और नारी दोनों की समानता होते हुए भी मुख्य भूमिका किसकी होती है? वो नारी की होती है। बिना नारी के कोई भी परिवार आपको अच्छा सुखदायी नहीं दिखेगा और न परिवार की शोभा होगी। यह तय करना हो तो ध्यान से अगर हम इन बातों को अगर हम सूक्ष्म रूप में इसका विचार करते हैं तो स्त्री पर अपने आप केंद्रित हो जाता है। ये बात हमारी स्त्री के ऊपर जाती हैं कि अगर किसी परिवार को साज सज्जा, सुखमय, आनंदमय, सुखी, शांति के रूप में देखना हो, सबसे पहले हमको नारी के को आगे देखना होगा। क्योंकि अंतरंग व्यवस्था जो भी हमारी आंतरिक व्यवस्था होती हैं, पारिवारिक जीवन में संवेदना, करुणा और ममता की मूल स्रोत नारी ही होती है। इन्हीं गुणों के कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य उनके निकट का हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। बच्चे भी किसी प्रकार की कोई याचना होती है, कोई बात होती है, कोई बारे में पूछना होता है तो माँ के ही सानिध्य में ज़्यादा रहते हैं। नारी का स्थान दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए यह गरिमापूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि किसी परिवार को सुख शांति और समुन्नति या उन्नति का हम अगर अनुमान लगाते हैं तो सर्वप्रथम इस परिवार में स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। स्त्रियां अगर अनपढ़ और असभ्य हों तो उनके बालकों के कोई भी शिष्ट सुसंस्कृत व्यवहार करने की आशा नहीं कर सकता है। यानी बच्चे अच्छे बनेंगे ये नामुमकिन है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे देश में नारी को सद्गृहिणी के रूप में प्रतिष्ठा मिल चुकी है। यानी हमने शुरू से ही भारतीय नारी को सम्मान दिया है। भले ही कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो नारी का अपमान किया है तो उनको किस प्रकार से दंडित किए गए, किस प्रकार से उनको दंडित किया, सज़ा मिली, वह भी हमारे सामने सब कुछ विद्यमान है। और उसके स्वरूप को स्थिर बनाए रखने के लिए शिक्षा है और सुसंस्कार हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठता प्रदान करने का श्रेय नारी को ही है। सीताराम थे, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम आदि शब्द नारी जाति की सजीव गरिमा का ही उद्घोष करते हैं। दोस्तों प्रत्येक नाम से पहले देवियों का नाम जोड़कर ही देवता का नाम स्मरण किया जाता है। माता, पुत्री, बहन, भाभी, चाची, दादी आदि रिश्ते नारी की गरिमा को ही अर्थबोध कराते हैं। यानी ये सभी रिश्ते पारिवारिक जीवन में प्रत्येक सदस्य को अपने अपने स्तर से प्रभावित करते हैं। इसीलिए दोस्तों एक का भी कोई भी कुसंस्कारी या गलत संस्कारी या अशिक्षित, अनपढ़ और विग्रह प्रिय यानी गलत ढंग का होगा तो सारे कुटुंब की शांति व्यवस्था को वह डुबा सकता है। इसीलिए नारी का रोल हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में विश्व स्तर पर इतना बहुमूल्य है। दोस्तों परिवार संस्था को सर्वजनी सुख शांति और शाश्वत आधार प्रदान करने के लिए नारी ही खड़ी हो सकती है। उसके प्रमुख घटक नारी को सभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कारवान बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ करना सर्वोत्तम उपाय सूझ पड़ता है। अगर हम नारी को किसी प्रकार से अपमानित करेंगे तो वह एक सभ्य समाज की, अच्छे देश की भूमिका अदा नहीं कर सकता, अच्छा देश नहीं बन सकता है। तो नारी को हमको यानी इसीलिए मैंने आज अपने लेख में, अपने विचारों में नारी और उनकी गरिमा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, नारी का क्या मान है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र
नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते तंत्र देवता, ये शास्त्रों में भी कहा गया है दोस्तों। यह वाक्य से भारत के अतीत की झलक मिल जाती है। यानी हमारा भारत अतीत पौराणिक काल से ही हमारे भारत की क्या क्या मूल्य थे, किस प्रकार से हमने नारी को सम्मान दिया, किस प्रकार से नारियों ने हमारे देश में काम किया, उनकी गाथा अगर हम पढ़ते हैं तो आगे के जीवन के लिए हम सुखमय तभी हो सकेंगे, हम सुख शांति से तभी जी सकते हैं जब हम नारी को सुसज्जित और शिक्षित बना करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार की वाक्य दोस्तों अतीत की झलक हमको उनसे मिलती है। और हमारे देश के 33 कोटि नागरिकों को यदि देवता के सम्मानास्पद विश्लेषण से संबोधित किया गया तो स्पष्ट है कि यहाँ नारी समाज को बहुत सम्मान मिला होगा। यानी कौशल्या है, सुमित्रा है, सुनीति है, सीता है, तो जैसे दोस्तों गार्गी है और घोषा है, यानी इला है, विश्वधारा है और अपाला है, यानी अरंधति आपने सुना होगा। अरंधति जैसी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं और सम्रांगण में भी यानी बैरियों के भी उन्होंने दांत खट्टे, झांसी की रानी है, उन्होंने बैरियों के भी दांत खट्टे किए। कई सुभद्रा जैसी वीरांगनाएं इन्हीं देवियों की देन है। दोस्तों प्रगतिशील चिंतन वाली भारतीय नारी का होना आज के समाज में बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारी नारी प्रगतिशील होगी और चिंतन वाली होगी तो हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अब यानी जो भी रूढ़िवादी और अंधविश्वासी और जो भी समाज में हैं उनको जो निकृष्ट भाव से देखते हैं, तो प्राचीन भारत में कभी इस प्रकार के लोगों को जिनकी जो अंधविश्वासी थे, जो रूढ़िवादी थे, उनको कोई स्थान नहीं मिला है। यानी पारिवारिक उत्तरदायित्व से लेकर शिक्षा, संस्कृति, समाज तथा शासन कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें भारतीय नारी का योगदान पुरुषों से कम रहा। यानी पुरुषों से हमेशा वो आगे रहीं। अगर हम पुराने इतिहास को पढ़ें, वर्तमान इतिहास को पढ़ें, भविष्य के इतिहास में भी मुझे यही लगता है कि नारियां जो हैं पुरुषों से आगे बढ़ सकती हैं, उनके अंदर इस प्रकार की प्रतिभा है। दोस्तों अनेक प्रकार के शास्त्रों में इस प्रकार की व्याख्या है। उनकी प्रमुख यानी जो वाचस्पति थे, उन्होंने व्याकरण शास्त्र में लिखा कि उसकी प्रमुख श्रिया धारिणी जिनको पत्नी भामती थी, उनकी पत्नी का नाम भामती था। तो याज्ञवल्क्य जैसे प्रकांड पंडित को विदुषी और गार्गी के पांडित्य का लोहा मानना पड़ा था। ये कहानी है दोस्तों। और ब्रह्मा जी ने एक बार बड़ा यज्ञ आयोजित किया था, उसके आचार्य का पद मनु महाराज को संभालना था। मनु महाराज को उनका संभालना था। मनु अस्वस्थ हो गए। प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस यज्ञ का संचालन कौन करेगा। उस समय सारे विद्वानों ने एक बार से मनु की पुत्री इला को प्रमुख आचार्य घोषित किया। उन्हीं ने इतना बड़ा यज्ञ संपन्न कराया और अपना नाम नारी का वास्तविक रूप दिखाया, जिससे आज भी वह समाज में प्रेरणा के स्रोत रहे। दोस्तों ऋषि कर्ण थे के आश्रम में पत्नी उनकी पड़ी शकुंतला ने न केवल भरत जैसे प्रतापी बालक को जन्म दिया, भरत का जन्म शकुंतला जी से हुआ था। अभी तो कठिन समय में भी उन्होंने दूसरे के उसमें रहने पर भी दूसरे के स्वावलंबन में रहना कभी भी स्वीकार नहीं किया। जंगल में रही तब भी अपनी आजीविका और बालक भरत की शिक्षा दीक्षा का भार उठाया और वह उनको संभालती रही, स्वयं को भी संभालती रही। यानी एक और नारी का यह वर्चस्व प्रधान जीवन तो
दूसरी ओर आज की धार्मिक प्रतिभागिता, जो आज की धार्मिक प्रतिगामिता है, जिससे नारी जीवन को अछूत की श्रेणी में लापटका है। यानी नारी जीवन को कभी कभी लोग अछूत, काफ़ी जगह उनका जाना मना कर देते हैं, कोई इस प्रकार की भावना थी। इसीलिए उनके अंदर आत्मविकास के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। ऐसा भी समय आया था। इस स्थिति से नारी को उबारे बिना अब भावी पीढ़ी का निर्माण संभव नहीं है। यानी किसी प्रकार की इस प्रकार के अंधविश्वास और कुठाराघात कार्यों को करने से अगर हम नारी के लिए करेंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हमको पुराने शास्त्रों से प्रेरणा मिलती है और पुराने शास्त्रों में इस प्रकार की तमाम प्रकार की व्याख्याएं हैं जो हमारे जीवन के लिए आगे के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और नारी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज नारी जिस ढंग से आगे बढ़ रही है, उसका स्वरूप जैसे आगे उभरता जा रहा है, तो वह जो है हमारे देश के लिए भारतीय नारी का सम्मान आगे बढ़ रहा है। वह हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, जैसे मैंने पहले बताया। यानी तो मध्य युग में जो था जो मध्य युग हमारा चला था, उसमें भारतीय नारी के अपमान और पतन का इतिहास हम लोग जानते हैं। उस समय किस प्रकार का इतिहास था। अशिक्षा थी, बाल विवाह किया जाता था और पर्दा प्रथा थी, दहेज था आदि। इस प्रकार के अनेक प्रकार के अंधविश्वास और बंधनों से उसे इस तरह जकड़ा हुआ था कि इन दिलों में उसकी स्थिति बिल्कुल मृतक मनुष्य जैसे होता है, उस प्रकार की स्थिति नारी की कर दी गई थी। लेकिन स्वतंत्रता के 47 वर्ष बाद भी, यानी स्वतंत्रता के 50-51 साल में नारी के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन वर्तमान में इसमें नारी के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ी। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हो गई है और हर क्षेत्र में आध्यात्मिक है, राजनीतिक है। अभी भी हमको अपेक्षा है कि अधिक से अधिक नारी का स्थान हर क्षेत्र में बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारा देश पूर्ण रूप से नारियों के लिए, नारी और पुरुषों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद न हो, इस प्रकार का भाव पैदा न हो। इससे हमारे भावी पीढ़ी, भारतीय समाज की प्रकृति में यह प्रश्न बहुत ही अहम महत्व रहता है दोस्तों। उसे सुलझाया जाना चाहिए। समय से अगर हम उसको सुलझाएंगे तो परिवार और जो भी हमारी नारियों के अपमान की भावना है वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और आगे आने वाली नारियां अपना स्थान उजागर करेंगी। दोस्तों, इस प्रकार की भावनाओं की दृष्टि से भारतीय नारी का स्थान आज के सारे संसार से ऊंचा है। आज भारतीय नारी को ऊंचा स्थान दिया गया है। इस संदर्भ में लाला लाजपत राय थे, जिनकी आत्मकथा का वह अंश मुझे याद आ रहा है कि घर की महिलाएं मंगल करवा चौथ का व्रत कर रही थी। उनके नन्हे जो नाती होता है, जो पोता कहते हैं जिसको, ने प्रश्न किया कि बाबा आज दादी मम्मी ने भोजन क्यों नहीं किया। तो लाला जी ने बताया कि ये व्रत कर रही हैं। बच्चे के मुंह से फिर प्रश्न उभरा, फिर आपने और पापा जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, केवल इन्हीं को व्रत क्यों करना पड़ा। तो उत्तर में लाला जी ने सुदूर अतीत का स्मरण कराते हुए कहा कि बेटा, भारतीय नारी में श्रेष्ठता के संस्कार जन्मजात होते हैं। इसीलिए पुरुषों को आशंका नहीं रहती है कि उन्हें खराब पत्नी मिलेगी। यानी हर पुरुष चरित्रनिष्ठ और सदाचारी होगा, इसमें संदेह है नहीं हो सकता है। इसमें भी संदेह है। महिलाएं इसीलिए व्रत उपवास करती हैं ताकि अच्छा ही घर मिले, अच्छे घर की कल्पना के लिए, अच्छे घर की अपेक्षा के लिए वह व्रत करती हैं। ये उन्होंने उनको समझाया, बच्चे को समझाया। आज दोस्तों, परिवार निर्माण के महान उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए नारी की योग्यता, शारीरिक और मानसिक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पूरे समाज को है, पूरे देश को है, पूरे राजनीतिक की वो है। जो भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उनको इस पर सोच करना चाहिए। पर्दे में रहने, चक्की चूल, ये तो बातें अब ख़त्म ही हो गई हैं लगभग। बच्चे पैदा करने से अत्यधिक दबाव
दबाव बच्चों महिलाओं के ऊपर शारीरिक स्वास्थ्य को समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के दबाव वाली बातें कोई नहीं हो, चाहे स्वेच्छा से कोई भी कार्य करें, वह नारी के लिए भी इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी किसी प्रकार का कुठाराग्रस्त भाव मस्तिष्क के अंदर किसी भी पुरुष को नहीं रखने चाहिए। फिर श्रेष्ठ संतति की आशा कैसे की जा सकती है? यानी हम जब तक नारी के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, आदर नहीं रखेंगे, उसकी पूरे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्म सब चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखें, उसी शिक्षा का ध्यान रखें, उसको अपने बराबर अधिकार नहीं देंगे, तो हम अच्छे होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी स्वावलंबन, स्वतंत्रता, सुसंस्कारता की प्रबल समर्थन द्वारा ही हमको अपने जो अंधविश्वास है, जो कुठाराघात है, उन पर अंकुश लगाना चाहिए और उस कलंक को हमेशा के लिए छुटकारा देना चाहिए। किसी के मन में भी इस प्रकार की, आज भी हमारे गांव घरों में इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है जो नारियों को अंकुश लगाया जाता है हर कार्य को करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों में इस प्रकार के भाव जा रहे हैं, जागृति जा रही है। उस जागृति से हमारी नारी को सम्मान मिल रहा है। हमारी प्रत्येक भावना, आजकल मीडिया का युग है, मीडिया में अगर कोई चीज़ गलत होती है तो वह सब सामने आता है। तो इससे भी जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए फिर भी गलत कार्य नारियों के प्रति तमाम प्रकार के दिखाई देते हैं, जो कि सुनाई देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बिना इच्छा के, बिना स्वेच्छा के कोई भी कार्य उनके लिए गलत कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी आवश्यकता, हमारी प्रत्येक भावनाशील बेटी जीवन के इन अभिन्न 4 आवश्यकताओं की पूर्ति में जुटी रहती है। देखते ही देखते परिवार का एक स्वरूप उभार कर सामने लाती है और समृद्धि की, वास्तव में देखा जाए एक परिवार की समृद्धि की सबसे बड़ी रचना नारी ही होती है। हमारी परंपराओं को हमको बदलना पड़ेगा, कुरीतियाँ जो हमारे समाज में उनको मिटाना पड़ेगा। तो अब छोटी अल्पवयस्क बच्चियों की शादी विवाह का समाज में औचित्य बिल्कुल नहीं रहा है। यानी विदेशी आक्रमण, जो विदेशी लोग आ रहे हैं कि शील धर्म की रक्षा हेतु कभी उनके धर्म की, उनका जो विचार है, यानी जो पाश्चात्य लोगों के विचार हैं, उनकी सदाचार है, धर्म है, रक्षा हेतु कभी मध्यकाल में इस प्रकार की परंपरा पनपी थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे समाप्त हो रही। तब उस समय कन्याओं का विवाह 11 वर्ष के आसपास में होता था। तत्कालीन अनेक प्रकार के धर्माचारी जो हैं इस प्रकार के कार्य करते थे। ये संकट की घड़ियाँ हमारे जीवन में हमेशा के लिए चलेगी। नारी अब स्वतंत्र रूप में कार्य करेगी और ये आज की नारी पूरी सजग हो गई है, सतर्क हो गई। तो हमें नारी जब तक, यानी नारी शक्ति जब तक आगे नहीं बढ़ी, इसीलिए आज देश ने, हमारे सरकार ने भी नारी सशक्तिकरण के ऊपर बहुत बड़ा जोर लगा रखा है, जो कि प्रत्येक नारी को आगे बढ़ने के लिए अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए हैं, जिससे नारियों का उत्थान हो रहा है। नारियां हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और वह लगातार इसी प्रकार कार्य करते रहेंगी। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में कन्या को, यानी जो कन्या होती है, करुणा और वात्सल्य की स्नेह मूर्ति होती है और भारतीय समाज में ने अनेक समय पर इस प्रकार के जो कुघातक और कुप्रथाएँ थी, उनका हमेशा के लिए समाधान करने की कोशिश की। जैसे ऋषि दयानंद थे, जैसे विचारकों ने बार बार इस ओर ध्यान आकृष्ट लोगों का किया कि ये पुंगापंथी अंधविश्वास है और समाज को विवेकशीलता से हटाना है। इस प्रकार की भावनाओं का उन्होंने अंत करने की कोशिश की। इसका स्पष्ट निर्देश स्मृति में मनु महाराज ने किया था। दोस्तों, तो हमें खेद है कि उसी बुद्धिजीवी मनीषी परंपरा के धर्माचारी मध्ययुग के अंध चलन के ही लकीर में लोग पीटते गए, उसी लकीर के अनुसार चलते रहे। इसमें देश का
भला होगा। इससे देश का, अगर हम नारी पर किसी प्रकार का अंकुश लगेंगे तो देश का भला नहीं हो सकता है, न राष्ट्र आगे बढ़ सकता है और न जाति और संस्कृति का उत्थान हो सकता है। आज देश स्वाधीन है, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव भी है और अतएव अल्पवयस्क बालकों के विवाह का कोई औचित्य अब नहीं रहा है। यानी जब तक कोई भी नारी है वह शादी के लिए इच्छुक नहीं है, तब तक ज़बरदस्ती उसको शादी या कम उम्र में शादी करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए, नारी जीवन के लिए अभिशाप के समान है। दोस्तों, इस प्रकार वास्तविक सौंदर्य, हमारी नारी के जीवन को वास्तविक सौंदर्य प्राप्त करने के लिए सफाई भी स्वास्थ्य का एक अंग होता है। दोस्तों, इस बात को तो हमारी बेटियां बहुत अच्छे प्रकार, हमारी समाज, हमारी नारी जाति जानती है। बनावटी जो फैशन होता है उसको हमको नहीं करना चाहिए और अनेक प्रकार के श्रृंगारों से, प्रसाधन से और बर्बादी से बचना चाहिए। इन सब से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घर की अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाना चाहिए, अर्थव्यवस्था को सही करना चाहिए और अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव अगर नारी अगर अर्थव्यवस्था का अनुकूल ढंग से प्रयोग करेगी तो वह परिवार अपने आप ही सुख और संपन्न होगा। सौंदर्य के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये दोनों उपादान पर्याय होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। वेशभूषा साधारण हो और स्वच्छ हो और बनावटी श्रृंगार की अपेक्षा अधिक उत्तम होगी। किसी प्रकार के गलत कार्यों से बचना चाहिए। इससे अनेक दुर्घटनाओं के बचाव का लाभ अनायास ही हमको मिल जाएगा। यानी हम कोई भी दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे अगर हमारा दैनिक जीवन बढ़िया होगा। नारी अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, अपने को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी, आगे बढ़ने की सोच रखी तो उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। उसमें जागृति आएगी। शादीग्रस्त जीवन की गाड़ी बहुत ही अच्छी प्रकार चल सकती है। किसी प्रकार का अश्लील आचरण नारी के साथ अगर कोई पुरुष करता है, वह भी एक अन्याय और अधर्म और अनाचार का सबक है। इससे उत्पीड़न, नारी को विलंब, अनेक प्रकार से जो इस प्रकार के सामाजिक कुकृत्य है उनसे बचना चाहिए। वह स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों, स्वयं आगे बढ़ने की प्रेरणा एक दूसरी सुशिक्षित और शिक्षित नारी से एक दूसरे को लेना चाहिए। पुरुषों को भी नारी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रेरणामयी कार्यों के बारे में सोचना चाहिए। यही सभ्यता की प्रथम सीढ़ी है। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक नारी आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम वास्तविक सभ्यता के प्रतीक नहीं कहलाएंगे। दोस्तों, शिक्षा नारी जीवन की उत्कृष्ट की दूसरी बड़ी आवश्यकता है। बिना शिक्षा के कोई भी नारी आगे नहीं बढ़ सकती है। जिस प्रकार पुरुष का शिक्षा में पूरा स्थान है, उसी प्रकार नारी को भी शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। यानी यह स्कूल आधुनिक शिक्षा प्रणाली नारी के लिए सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि इस समय सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लगभग बहुत ही कुछ ही छूटे होंगे जो नहीं जा रहे हैं। अन्यथा यानी शिक्षा के प्रति सरकार का अच्छा ध्यान है और लगाया जा रहा है। और हमारी जो नारियां थी पहले बड़ी हो जाती थी, उनको शिक्षा से वंचित किया जाता था। तो इस प्रकार के भाव और समाज से धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। इस प्रकार के जो अंकुश लगाए जाते हैं वो ख़त्म हुए। यानी विचारशील होने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है वह स्कूल की पुस्तकों से पूरी भी नहीं की जाएगी। यानी घर की शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षक की शिक्षा ज़रूरी है, समाज की शिक्षा ज़रूरी है। वह स्कूल की पुस्तकों से हर चीज़ हम पूरा नहीं कर सकते। आज तो हम उस अनेक प्रकार के इस प्रकार के कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हैं। शिक्षा का अर्थ यही है कि मानवीय गरिमा का बोध, यानी मानवीय गरिमा का क्या बोध होता है, ये शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। प्रारंभिक ज्ञान तो विद्यालय में कराया जा सकता है, पर उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक नहीं होता है। उसके लिए जीवन को ऊंचा उठाने वाले साहित्य की नारियों को भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी पुरुष को।
अगर हम अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं कि नारी को भी उस साहित्य की ओर बढ़ना चाहिए, उस परंपरा की ओर बढ़ना चाहिए, उससे अपने को जागृत होना चाहिए, ऊपर उठने के प्रयास होने चाहिए। इससे उपयुक्त व्यवस्था तमाम अभिभावकों को करनी चाहिए। इसको पूरा करने के लिए सद साहित्य की, अपने आप साहित्य की, अनेक प्रकार के साहित्य की रचना का प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसके बारे में उसका अनुसरण करना चाहिए और शिक्षा की देखभाल के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों को उपलब्ध कराना चाहिए। और यही गृहस्थ जीवन की कर्तव्य निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। अपने और जो भी अपने साथी सहयोगी हुए, बौद्धिक स्तर जिनका उत्साह बढ़ाने के लिए नारी जीवन को समाज की बहुत बड़ी सेवा करनी चाहिए। परिवार को ऊंचा उठाने, बालकों की अधिक देखभाल करने, वे 2 लाभ इस सेवा साधना से हाथों हाथ प्राप्त हो सकते हैं, अपने आप ही प्राप्त हो सकते हैं। यानी इसमें महिलाएं भी किसी प्रकार में पीछे नहीं, उनको भी नहीं रहना है। शिक्षित महिलाएं तो गृहिणी भूमिका भी निभा रही है और अनेक प्रकार के जॉब भी कर रही हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे समाज में जो अनपढ़ महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं, ये हमारी सरकार भी कर रही है। तो इसी से हम नारी शक्ति को, नारी की गरिमा को आगे बढ़ा सकते हैं। तमाम प्रकार की नई योजनाओं को, जैसे आज नारी समाज कल्याण है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के समाज उत्थान के लिए अनेक कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। यानी हमको उनके लिए पर्याप्त इस प्रकार के संसाधनों को सरकार द्वारा, समाज द्वारा जुटाने चाहिए या परिवार द्वारा जुटाना चाहिए, जिससे उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों किसी भी परिवार को ऊपर उठाने के लिए, समाज में उत्थान करने के लिए, जन जागृति को आगे बढ़ाने के लिए, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सुसंस्कारिक होना हमारे समाज की नितांत आवश्यकता है। संस्कारों को ही, इस तरह की उच्च कोटि के संस्कारों का मार्गदर्शन किया जाए, जिससे कि हमारा जीवन दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। मनुष्य जीवन के प्रत्येक नाजुक मोड़ पर विद्या का प्रकाश मिलता है। विद्या बुद्धि विवेक अगर नारी में पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगा तो वह कहीं पर भी पुरुष से पीछे नहीं रहेगी। यानी हमारे नारी का जीवन किसी पर आधारित नहीं रहना चाहिए और हमेशा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार अनेक प्रकार की संकीर्णता से उनको उभार करके आगे बढ़ाना चाहिए। यानी हर क्षेत्र में नारी जीवन के परिदृश्य को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार के संसाधनों को जुटाना चाहिए। यानी नारी शक्ति का चतुर्मुखी विकास हो, इस बार का चिंतन सबको करना चाहिए। श्रेष्ठ स्वाभिमानी संतति और सुखी परिवार के लिए दोस्तों, अगर सुखी परिवार हो, श्रेष्ठ स्वाभिमानी संतति और सुखी परिवार के लिए नारी जीवन एक चतुर्मुखी विकास आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। और इसे प्रत्येक परिवार, प्रत्येक भारतीय को गंभीरतापूर्वक इसका अनुभव करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक मान्यता आड़े नहीं आनी चाहिए। जो लोग नारी को लांछित करते हैं उन्हें धार्मिक अधिकारों से प्रतिबंधित करना चाहिए। उन्हें सर्वप्रथम अपनी प्राचीन काल के ग्रंथों को जलाना होगा और ताकि उनसे इस अधिकार का समर्थन करने वाले साक्षी शेष न रहें। यानी जो गलत कार्यों के साक्षी हैं वह हमारे आगे के लिए, भविष्य के लिए हमारे जीवन में न रहें, जिससे हमारी नारी किसी भी रूप में प्रताड़ित की जाती हो। पति को उदासीनता सहन न करने का इस प्रकार की उच्च स्तरीय साधनाएं संपन्न करनी चाहिए। यानी तभी से मंत्रदृष्टा ऋषि हो गई थी। यानी उनमें इस प्रकार की साधनाएं थीं तो वह ऋषि के रूप में परिणत थी। इसी प्रकार राम वंश के यथार्थ इतिहास को वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में लिखा है। जब सीता जी का अपहरण हो गया था तो भगवान राम उन्हें खोजने चले
उन्हें लक्ष्मण ने कहा कि सायंकाल हो रहा है, सीता जी को जलाशय के किनारे, जैसे मैंने पहले भी बताया, संध्या वदन बहुत प्रिय है, तो चलो उन्हें नदी किनारे ढूंढें। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि नारी का आत्मीय स्तर पुरुष से कतई कम नहीं है। दोस्तों, इस तथ्य की खोज हमारे जो धर्म है कि प्राण महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्वयं कराई थी। उन्होंने विद्वानों की एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसे यह निष्कर्ष दिया था कि स्त्रियों की धार्मिक अधिकार पुरुषों से कम नहीं है। तभी से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्याओं को वेद पढ़ाया जाने लगा। या कुछ लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। इतना होने पर भी यदि नारी जीवन के अपावन आश्रित होने की मान्यता पनपती रही, तो इस देश की महानता को फिर से विकसित कर सकना कभी भी संभव नहीं होगा, जो हमें प्राचीन काल से प्राप्त हुई है। ये अवधारणा, ये विचार हमें प्राचीन काल से प्राप्त हुए हैं, इनका हमको अक्षरशः पालन करना चाहिए। और नारी के गौरव और सम्मान को, नारी गरिमा को आगे उठाने के लिए दोस्तों, नारी सम्मान को बढ़ाए रखने के लिए, नारी गौरव को बढ़ाने के लिए, यानी नारी अपनी गरिमा को जाने और वह आगे बढ़े, इसके लिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए। स्वयं नारी को इसके लिए जागरूकता अभी भी समाज में है। हमारे देश में इस प्रकार के अनेक प्रकार के जागरूक अभियान किए जाते हैं, जिससे नारी को हर क्षेत्र में स्थान मिल रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी प्रकार का भी कोई क्षेत्र हो, तो उसमें नारी को बराबर का सम्मान मिल रहा है। यही चीज़ को आज के किसी भी मानव के द्वारा अगर इसमें किसी प्रकार का अंकुश लगाया जाता है, तो वह जो है दंडित होना चाहिए, उसको दंडित किया जाता है। ये हमारे आज की आवश्यकता है। इन्हीं भावों को अगर हम अपने मस्तिष्क में रखेंगे, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम लोग किसी पर आश्रित नहीं होंगे, और पुरुष और नारी का बराबर अगर सम्मान होगा, एक मूल्य से दोनों को देखा जाएगा, तो देश की तरक्की निश्चित है। एक परिवार की तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगी, और पूरा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, विश्व का परिदृश्य अच्छा बनेगा, और नारी की लगातार उन्नति होगी। हर क्षेत्र में नारी का योगदान बहुमूल्य होगा, उनका योगदान आगे बढ़ेगा। इसी से हमारा देश, कोई भी राष्ट्र तरक्की कर सकता है। एक बार दोस्तों क्या हुआ, इंग्लैंड में रह रहे एक भारतीय के पास यानी बिस्तर और काफ़ी सामान लेकर के इंग्लैंड गए। उनके पास सामान बहुत था, तो एक कुली को उन्होंने आवाज़ लगा रहे थे कि मैं कुली, ये सामान मेरा वो कर दो। तो एक सज्जन ने उनकी कठिनाई को समझा, उन्होंने आवाज़ लगाई, उनको समस्या थी, तो उसको उन्होंने समझा, तो और उन्होंने अपना एक छोटी सी जो वह सामान रखने वाली चीज़ वह होता है, बग्गी टाइप की होती है, उसमें उसको लदवा दिया। तब सज्जन ने कुली को कुली से अब उनका सामान तो रख दिया उन्होंने, तो उसकी मजदूरी पूछी कि क्या मजदूरी है, तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए, उस इंग्लैंड के आदमी ने जो है अपना परिचय देते हुए उनसे कहा कि वे वहाँ के बैंक के मैनेजर हैं। यानी आपकी कठिनाई देखकर अपनी गाड़ी एक ओर खड़ी करके सहायता के लिए मैं आ गया। तो ये मानवता है दोस्तों। तो इसी प्रकार का, यानी मजदूरी आपसे क्या वसूल की जा सकती है, इतना कहकर वे अपने काम पर चल दिए। भारतीय सज्जन ने ब्रिटिश समाज में दृढ़ता से जमे बैठे सुसंस्कारों की झलक एवं स्वावलंबन की महत्ता को उस दिन सही अर्थों में समझा। तो इसी प्रकार के दोस्तों, कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक कुली करेगा या ये करेगा, या नारी ये काम करेगी, पुरुष ये काम नहीं करेगा, ये कहीं पर नहीं लिखा है। कहीं पर हमारी शास्त्रों में इस प्रकार की मर्यादा नहीं है। तो दोस्तों, नारी के गौरव को, नारी को सम्मान को बढ़ाने के लिए मैंने आज के ब्लॉग के माध्यम से सबके मन में इन बातों को डाला कि नारी के मान मर्यादा को, हमारी प्राचीनतम जो
मध्ययुगीन नारियां थीं, आदि नारियां थीं, उन्होंने किस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने पेश किए और कितने लोगों ने, कितनी नारियों ने अपना नाम उजागर करके समाज में, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। संख्या कम होने की वजह से दोस्तों नारी को वास्तविक न्याय नहीं मिल पाया, जिससे अनेक जगहों पर उनके लिए कुठाराघात किए गए, उनके लिए बंदिश लगाई गई और अनेक प्रकार के अंकुश लगाया गया, जो कि हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। इस अभिशाप को हमको नारी सम्मान के, इसीलिए आज मेरा नारी के गौरव को बढ़ाने के लिए नारी को आगे आना पड़ेगा, समाज के परिदृश्य में अपने को आगे दिखाना पड़ेगा और अपनी स्वतंत्रता को बढ़ाना पड़ेगा और अपने स्वावलंबन से कार्य की रचनाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम स्वावलंबी हो जाएंगे, अपने आप में सेल्फिश यानी सेल्फ हो जाएंगे, तो उससे हमारा यानी हम अपने आप में सफिशिएंट हो जाएंगे, तो हमें कोई भी आदमी अंकुश नहीं लगा सकता है। यानी हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को हमको अगर शिक्षा से हम परिपूर्ण होंगे तो हम अपने अधिकारों को अपने आप जान पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज के ब्लॉग के माध्यम से मैंने नारी शक्ति को जगाने के लिए, नारी शक्ति को आगे बढ़ने के लिए और जो पहले की समस्या थी उन समस्याओं का किस प्रकार से निदान हुआ और आगे नारियों को किस प्रकार से मान सम्मान मिलना चाहिए और वो किस प्रकार से आज समाज में कार्य कर रही हैं, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। दोस्तों, पुनः मैं एक बार सभी नारियों का अभिनंदन करता हूं और उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके गौरवशाली भविष्य की प्रार्थना करता हूं। सभी नारियां आगे बढ़ें, देश का उत्थान करें, देश के हर क्षेत्र में कार्य करें और यही सबसे बड़ी अपेक्षा होती है और इसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है, इसी से नारी शक्ति का उत्थान हो सकता है। आज सरकार की तरफ से नारी सशक्तिकरण का जगह जगह प्रचार प्रसार हो रहा है, फिर भी कितने प्रकार के इस प्रकार के कार्य होते हैं जहाँ पर नारी को अपमानित किया जाता है, जो कि एक अभिशाप के समान है। मेरा सभी लोगों को इस बात का संदेश है कि हमको पुरुष और नारी के मान को बराबर रखना चाहिए और नारी का सम्मान करना चाहिए। कोई भी घर है, परिवार है, और वह नारी के सम्मान से ही सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। बिना नारी के कोई भी परिवार सुख शांति का आभास नहीं कर सकता है। ये हमारे वेदों में भी कहा है, हमारे शास्त्रों में कहा है, हमारी नियति कही है, हमारे भारतवर्ष की यही संस्कृति है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूं और सभी नारियों के उत्थान के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। सभी नारियों के उत्थान के लिए, सभी नारियों को अपने उत्थान के लिए जागृति का संचार करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को बिताना चाहिए। किसी प्रकार के बंदिश और अंकुश में नहीं रहना चाहिए। अपने स्वाभिमान को हमेशा बढ़ाना चाहिए और स्वतंत्रता से जीवन यापन करना चाहिए और एक सुंदर और सुसंस्कृत परिवार का निर्माण करना चाहिए। और यही नारी की शक्ति है। यही नारी, यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का अपने आप वास हो जाता है। इसलिए नारी शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए और विश्व कल्याण के लिए नारी का सम्मान करना ही होगा। दोस्तों, सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं ब्लॉग